Good morning, everyone. Today we'll discuss about the biomechanics of hip joints, especially about the yoga biomechanics. So all of you are most welcome. Yes, as we have discussed in earlier classes about all the things of biomechanics or the biomechanics of hip joint. The hip joint or coxofemoral joint is the articulation of the acetabulum, the pelvis, and head of the femur. हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और जो हमारे हिप है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसको साइंटिफिक तरीके से कहा जाए तो कॉक्सोफेमरल जॉइंट्स के भी नाम से जाना जाता है। ये किसका आर्टिकुलेशन है? आर्टिकुलम मींस जॉइंट्स। एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस, एसिटाबुलम क्या होता है? सरफेस ऑफ द पेल्विस इज नोन एज एसिटाबुलम एंड द हेड ऑफ द फीमर। तो इन दोनों के बीच में कनकेव और कन्वेक्स सरफेस होते हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, कॉक्सोफेमरल जॉइंट। अगले हमने डिस्कस किया था कि बॉल एंड सॉकेट्स का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्टल जॉइंट्स भी कहते हैं। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन में होगा, अबडक्शन और एडक्शन फ्रंटल प्लेन में होगा, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन में होगा। ओके, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आवर हिप जॉइंट? हमारे हेड, आर्म्स एंड ट्रंक, इनके जो बॉडी वेट है, ठीक है, इनको सपोर्ट देना, इनके वेट को सपोर्ट देना, स्टैटिक पोस्चर बनाना, इरेक्ट पोस्चर, डायनामिक पोस्चर हो चाहे इरेक्ट पोस्चर, हर पोस्चर्स में इसके बैलेंस को मेंटेन करता है हमारा हिप। हिप का और क्या फंक्शन है? रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, है ना, मूवमेंट्स, एम्बुलेशन, हर तरह के बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ना हो, हर प्रैक्टिस में हमारे हेड आर्म्स करते हैं। तो जो हमारे हिप जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं इसमें अलग अलग डिग्री है, अलग अलग एंगल है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं क्या होता है। इसमें एंटीवर्जन और रिट्रोवर्जन दो कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे हम लोग। तो आप डायग्राम में इधर देख सकते हैं, ये मैं नोटेशंस यूज करके आपको दिखा सकता हूँ स्पॉटलाइट करके। ये देखिए, ये क्या है? जो हिप बोन है उसका एक पोर्शन दिखाया जा रहा है। किनका कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं इसमें? इलियम, इस्कियम और पेल्विस, तीन इंपॉर्टेंट बोन से मिलकर ये पेल्विस रीजन बनता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो जो इसमें एंगल बनता है एसिटाबुलम, एसिटाबुलम क्या है? एक तरह का हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें एंगल इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होती है? 50 डिग्री, है ना। वो क्या होता है? एंटीवर्जन, एंटीवर्जन एंटरली रोटेटेड एंटीवर्जन 20 डिग्री। एंटीवर्जन कितना होता है? 20 डिग्री। और एंटीरियरली टिल्टेड 20 डिग्री। ये एंटीवर्जन और रिट्रोवर्जन दो कॉन्सेप्ट है, ये बताएंगे। एंगल जब कहीं बनता है इनसाइड की ओर वो एंटीवर्जन कहलाता है, और पोस्टेरियर साइड्स को रिट्रोवर्जन कहा जाता है। अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे आपको। ठीक है, इन द फ्रंटल ट्रांसवर्स और फ्रंटल प्लेन में टिल्टेड 20 डिग्री होगा, और ट्रांसवर्स और सजाइटल प्लेन्स में इस तरह से। तो फ्रंटल, ट्रांसवर्स और सजाइटल प्लेन, तीन प्लेन है। तो फ्रंटल प्लेन में 50 डिग्री इंक्लिनेशन, ट्रांसवर्स प्लेन में 20 डिग्री और सजाइटल प्लेन में भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे है अभी देखते हैं। कैसे कैसे? जो हमारा एसिटाबुलर सरफेस है, ये कैसा सरफेस होता है? ये होता है हमारा कनकेव, कनकेव सरफेस होता है। तो इसका जो डेप्थ है, ठीक है, उसको कैसे मेजर किया जाता है? एंगल ऑफ विवर्क से। आप ऐसा देख सकते हैं, फोसा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेब्रम, एज वी डिस्कस इन लास्ट क्लास, व्हाट इज लेब्रम? सर रिंग होता है उसमें। Yes, rimmed like structure. Yes, rimmed like structure to decrease the friction. Okay, so and second is bursa. What is bursa? Bursa is fluid filled bag like structure which act like a shock absorber. Okay, तो किस किस टाइप से एंगल हो सकता है? एंगल्स आर क्लासिफाइड एज, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं,
अलग अलग जो ईच है उसका जो हेमिस्फेयर है उसका जो कैसे कैसे एंगल डिक्रीज, अगर डिक्रीज होगा तो क्या डिसऑर्डर है, कम है तो क्या डिसऑर्डर। पहला क्या है, पहले का नाम है फॉर्म का डिफिनिट डिस्प्लाजिया। डिफिनिट डिस्प्लाजिया कब होता है, जब लेस देन 16 डिग्री होगा, ये एंगल है 16 डिग्री से कम होगा तो क्या कहलाएगा, डेफिनेट। सर कौन सा एंगल है वो जो आपने बोला था, एंटीवर्जन या फिर दूसरा रेट्रो? इन एंटीवर्जन, रिट्रोवर्जन। एंटीवर्जन मतलब फ्रंट साइड, एंटीरियर साइड, रिट्रोवर्जन बाहर मतलब की तरफ। आउटसाइड। ओके, अभी मैं डायग्राम से बात बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। पॉसिबल डिस्प्लाजिया क्या होता है, 16 डिग्री से 25 डिग्री, हाउ मच, 16 टू 25 डिग्री। एंड नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 25 डिग्री। So we will discuss in both abnormalities of acetabular depth, inclination, version, abnormal positioning, transverse plane, or femoral head coverage, everything. Okay, what are the disorders? There are two types of maybe disorder: coxa vulga and coxa vara. Okay, first we will discuss antiversion. What is antiversion? Antiversion क्या होता है? Antiversion of the acetabulum exists when the acetabulum is positioned too far anteriorly in the transverse plane. तो जो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन में इंट्रो अंदर की जो एंगल बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर, ये ध्यान से देखिए, ये मैं एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। एंगल को कैसे करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। तो जो अंदर का जो एंगल का इनसाइड होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल का इनसाइड क्या कहलाता है, एंटीवर्जन। एंटीवर्जन। अभी मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, अंदर की साइड एंटीवर्जन, ठीक है। और जो ये एंगल है, एक मिनट, इसका जो बाहर की ओर होगा वो क्या कहलाएगा, रेट्रोवर्जन। ये हट जा रहा है, क्या बात है, दूसरा यूज करना पड़ेगा, एनोटर पेन ना, टेक्स्ट और ड्रॉ। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये है, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए इनके बीच में जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, अंदर की ओर एंगल है, ये कहलाएगा एंटीवर्जन, ठीक है। दिस इज एंटीवर्जन एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आउटसाइड, रेट्रोवर्जन। दिस इज रेट्रोवर्जन। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। So retroversion exists when the acetabulum is positioned too far posteriorly in the transverse plane. Retroversion. Okay. So this is, we are discussing about angle of inclination. So what is labrum? Acetabular labrum. Labrum is a ring-like. The entire periphery of the acetabulum is rimmed by a ring wedge-shaped fibrocartilage. Labrum किसका बना होता है, फाइब्रोकार्टिलेज का, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटाबुलर लैब्रम। लैब्रम कहीं हर स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पे पाया जा सकता है। जो हमारे हिप में पाया जाता है उसे कहते हैं एसिटाबुलर लैब्रम, ठीक है। ये एक तरह का डिपेंस सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर काम करता है एसिटाबुलम, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का सरफेस है किसका, पेल्विस का, और कैसा होता है, कनकेव शेप का होता है, ठीक है। और इसमें हेड फीमर पोजीशन को मेंटेन करके कनेक्ट करता है ना। हेड ऑफ द फीमर फोबिया and ligament of the femur ligamentum teres. Angulation of the femur. अब फीमर के एंगुलेशन की बात की जाए तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब ध्यान से यहाँ समझिए, जो हमारा साफ्ट रीजन है, कहाँ गया, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जी सर। ये क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो हमारा ये बोन है फीमर, फीमर का जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ना उसे साफ्ट कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, हेड।
तो और दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है नेक कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है कितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब कितना झुका हुआ है, अगर आम भाषा में बात की जाए कितना झुका हुआ है। तो फीमर कितना झुका होता है नॉर्मल कंडीशन में? 125 डिग्री। 125 डिग्री एवरेज, ठीक है। और नहीं तो किसके किसी बीच में आता है 110 से लेकर 140 के बीच में कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, ओके। अलग अलग पेन। अगर एंगल इंक्रीज हो जाए तो क्या कहलाएगा? द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द मेडियल एंगुलेशन बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड कॉक्सा वल्गा। कॉक्सा वल्गा क्या है? डिजीज है। ए पैथोलॉजिकल डिक्रीज इज कॉल्ड कॉक्सा वारा, ओके। बोथ कॉक्सा वारा एंड कॉक्सा वर्गा कैन लीड टू अबनॉर्मल लोअर एक्सट्रीमिटी। ये दोनों हमारे लिए सही नहीं, अबनॉर्मलिटीज है, बॉडी पोस्चर्स को खराब कर देता है। आप देखते होंगे वॉकिंग करते वक्त बहुत सारे लोग के पैर क्या होता है आउटसाइड की हो जाता है, कुछ लोग के पैर इनसाइड की हो जाता है, नीज आपस में नॉक हो जाते हैं। तो किसका डिसऑर्डर है? कॉक्सा वारा और कॉक्सा वल्गा। ये किस तरह का है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। कैसा डिफॉर्मिटीज है? पोस्चरल। सो एंगल ऑफ टॉर्सन, अगला कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ टॉर्सन, कि मतलब कितना ट्विस्टेड है। द एंगल ऑफ टॉर्सन ऑफ द फीमर कैन बी बेस्ट viewed by looking down length of the femur from the top to the bottom। अगर ध्यान से फीमर को स्ट्रक्चर को देखा जाए तो साइड से ट्विस्टेड होता है। ये कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है। इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ने से, स्ट्रक्चर पढ़ने से क्या फायदा होता है? बेनिफिट्स। हम किसी प्रकार का आर्टिफिशियल बोन्स बना रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, उस समय उसको बनाने में हेल्प करता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का फीमर बोन टूट गया, आर्टिफिशियल फीमर बोन्स या रड वगैरह जो लगाते हैं उसमें ये फिजिक्स यूज होता है। अगर इस तरह से हम फिजिक्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या डिस्कशन होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? एक पैर बड़ा एक पैर छोटा हो जाएगा। तो दूसरे पैर को कंपेयर करके ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो एंटी वर्जन है और रिट्रोवर्जन, ये एंगल बहुत ही मायने रखता है टॉर्सन में। टॉर्सन मतलब व्हाट इज टॉर्सन? एनीबॉडी? व्हाट इज टॉर्सन फोर्स? रोटेशनल फोर्स होता है। यस, दिस इज ए रोटेशनल फोर्स। टॉर्सन इज ए रोटेशनल फोर्स जो उसे रोटेट करा दे। तो इन नॉर्मल एंगल जो टॉर्सन का है एडल्ट में वो कितना 10 to 20 डिग्री हो सकता है। 15 डिग्री फीमेल्स, मेल्स में एवरेज, और फीमेल्स में 18 डिग्री। फीमेल्स में हमने क्या बताया था डिस्कशन कि एंगल ज्यादा होता है फीमेल्स में। चलिए कैसे देखते हैं टॉर्सन एंगल? ये इसके लिए मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। आप लोग को होमवर्क दिया था ना मैंने, एक टास्क आपने कंप्लीट किया? आप लोग का था कि पतंजलि अच्छा दिया था? आप लोग को होमवर्क, आप लोग के लिए भी टास्क है क्या कि एटलीस्ट हर एक के पास, मैं एग्जाम में पूछूंगा, आपको 2 काम करना है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं बायोमैकेनिक्स के, ठीक है, उसको सर्च करना, आपको नेट में सर्च करना कितने भी हम कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हमारे बॉडी के एंगल्स का, जॉइंट्स का, ठीक है। जॉइंट्स का हम कितना कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। फोटोग्राफी, कैमरा, जो जो चीजें हैं वो सारे, प्रोटेक्टर से लेकर हर चीज आपको फाइंड लिस्ट बना के मुझे भेजनी है, ठीक है। तो ये रिट्रोवर्जन और एंटीवर्जन, उन चीजों से मेजरमेंट किया जाता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में वीडियो को ऑन करके आपको दिखाया था ना कि किस तरह से उत्कट आसन का बताया था ना, साइड उत्कट आसन। तो उसमें क्या क्या था? अबडक्शन भी थी, इंटरनल रोटेशन भी था, और फ्लेक्शन भी था। जो रोटेशन होता है, मेडियल रोटेशन होता है, वो ये टॉर्सन फोर्स की वजह से होता है। और फीमेल्स में क्यों ज्यादा होता है एंगल? फीमेल्स में ये एंगल क्यों बढ़ा होता है?
So maybe flexibility variance. बिकॉज द pelvis, जो pelvis बोन्स है उसका जो रीम लाइक स्ट्रक्चर, जो रीज है वो एक्सटेंड होता है, ब्रॉड होता है। क्या होता है फीमेल्स का pelvis बोन जो है विड्थ उसकी ज्यादा होती है, ब्रॉड होता है ना, इसलिए इसके एंगल बढ़ जाती है। सो फीमोलर एंटीवर्जन एंड, तो इससे क्या होता है रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन अगर किस पे डिपेंड करता है, हमारे इसी टॉर्सनल फोर्स पे, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इस रेंज ऑफ मोशन का बहुत बड़ा रोल है हिप के रोटेशन में और उसके अपोजिट करने में। सो द इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपके नी, हमारे जो नी जॉइंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एंटीवर्जन रिट्रोवर्जन जो मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन होते हैं, चाहे मेडियल रोटेशन है ना, जो हमारे फीमर का कॉन्डाइल्स है, हेड है, इनके बीच में जो मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मेडियल रोटेशन, ये सारी चीजें जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ये टॉर्सन की हेल्प की वजह से। ठीक है, जो हमारा नी जॉइंट है उसके भी एक्सिस में जो फीमरल कॉन्डाइल्स है वो भी टर्न हो सकता है मेडियली, है ना, क्योंकि नी जॉइंट के पास क्या होता है, पटेला बोन्स होता है, तो उसकी वजह से भी टॉर्सन हेल्प करता है मूवमेंट्स में। हमारे लिगामेंट्स हेल्प करते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर मूव टॉर्सन में हेल्प करते हैं। वहां पे जो एंटेरियर प्रेशर क्रिएट करती है उससे रोटेट होती है, तो काउजिंग द इंटायर फीमर टू रोटेट मेडियली, इसलिए मेडियल रोटेशन हो पाता है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया दो डिजीज, कॉक्सावारा और कॉक्सावल्गा। कॉक्सावारा क्या है, एंगल का डिक्रीज हो जाना, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका डिक्रीज होना क्या कहलाएगा, कॉक्सावारा। Growth of the bones results in a more oblique orientation of the epiphyseal plate. Do you know what is epiphyseal plate? The outermost layer is known as epiphyseal plate of any bone, long bones. तो जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं उसमें क्या होता है कि एक रैपिड ग्रोथ, हमारा जो बोन्स का लेंथ है वो हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन जब ये एपिफाइजल प्लेट, जो हमारे एपिफाइजल प्लेट है बोन्स के ऊपर, जब अच्छे तरीके से लेयर्ड हो जाता है तो हमारा बोन ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो हेड, हमारे जो बॉडी है, जो हमारा वेट है, बॉडी, पूरे बॉडी वेट को बियर करने में हेल्प करता है। वेट बियरिंग फोर्सेस में स्लाइड द फीमरल हेड inferiorly resulting in a slipped capital femoral epiphysis in a case of coxavara. अब बहुत ज्यादा बॉडी आपकी जो बोन्स है ना, अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओबेसिटी कंडीशन हो गई, तो ये पूरा बॉडी वेट किस पे आ जाएगा, फीमर पे, हमारे हिप रीजन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉक्सावारा, एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या नुकसान हो जाएगा, जो बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट मींस क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट, एनीबॉडी, व्हाट इज मोमेंट? सर कौन सा मोमेंट पूछ रहे हो? फिजिक्स, इन रेफरेंस टू फिजिक्स, बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट मींस क्या होता है कि जो भी हमारे किसी पार्टिकल्स का मूवमेंट्स हो रहा है तो उसकी किस इंटेंसिटी के साथ मूव कर रही है, बेंड कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। इससे क्या होता है, शियर फोर्स इंक्रीज होता है। शियर फोर्स मींस कंप्रेहेंसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स मतलब साइड से फोर्स क्या लग रहा है, शियर फोर्स, एनीबॉडी नो व्हाट इज शियर फोर्स? शियर फोर्स मींस किसी को साइड से शियर फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है कि शियर फोर्स, अगर आपके उसके बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा शियर फोर्स लग जाएगा तो जो हमारा नेक रीजन है, किसका, हमारे फीमर का, हेड और शाफ्ट के बीच में जो एरिया उसे नेक कहते हैं, उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक है, अगला डिजीज है कॉक्सावल्गा। कॉक्सावल्गा में क्या होता है, एंड अमाउंट ऑफ जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ फेमरल आर्टिकुलर सरफेस कांटेक्ट विद द
डोम ऑफ द एसिटाबुलम, और इनके बीच में एंगल इंक्रीज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल इंक्रीज हो जाने से क्या इसका नुकसान हो, रिजल्ट क्या आएगा कि जो स्टेबिलिटी है हिप बोन की वो खत्म हो जाएगी और डिसलोकेशन होने की चांसेस है। कॉक्सा वल्गा का क्या नुकसान है, डिसलोकेशन। क्या हो सकता है, डिसलोकेशन। सर उसमें गैप ज्यादा हो जाएगा ना, उससे पैरों में भी। एंगल इंक्रीज हो जाएगा, गैप। सर ये एसिटाबुलर का जो एंगल होता है ये भी बढ़ता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेन तो उसका एंगल बढ़ेगा, जो एंगल ऑफ हमारे जो नेक है पैरल और नेक शाफ्ट, का। हाँ हेड और शाफ्ट के बीच में एंगल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिसलोकेशन की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। बोन्स का डिसलोकेशन का भी देखा कि अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जगह ले लेगा, ये बहुत ही। इससे क्या होगा, जो हमारे वहां पे मसल्स होते हैं जो अबडक्शन कहलाते हैं ना, ये जॉइंट अर्थरोसिस और मे फंक्शनली वीकेन, उससे जॉइंट्स भी कमजोर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और अपने जो पोजीशन उससे डेविएट हो जाएंगे। डू यू नो व्हाट इज गेट एनालिसिस? यस सर, इट इज आई थिंक रिलेट होता है ये हमारे जैसा पैटर्न देखा जाता है उसमें जनरली, जैसे पेशेंट को चल करके देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कैसा है, चलने के तरीके से पता चलता है उसका डिजीज का। अब देखिए अब नॉर्मल इंक्लिनेशन से क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं उसको देख सकते हैं। इसे कहते हैं हिप डिस्प्लाजिया भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्हाट इज नोन एज हिप डिस्प्लाजिया। ये पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड कॉक्सा वल्गा। क्या हुआ, एंगल इंक्रीज कर गया। देखिए एंगल इंक्रीज किया जाएगा, पैर ऐसे पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर एंगल इंक्रीज हो जाएगा तो ये अच्छे जो हमारा हेड ऑफ द फीमर है वो पेल्विस से अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, कांटेक्ट होगा नहीं हो पाएगा सही से। ठीक? ये इससे क्या बोन्स का डिसलोकेशन हो जाएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, जब एंगल डिक्रीज हो जाएगा साफ्ट और इसके बीच में, जो हमारा ये इसको क्या कहते हैं, साफ्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं हेड। हेड के बीच में क्या होता है, नेक, इनके बीच में एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, कॉक्सा वारा, एंगल डिक्रीज हो जाना। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन की वजह से रनिंग वॉकिंग इन सब में दिक्कत होगा ऐसे पर्सन्स को, रनिंग वॉकिंग जंपिंग इन सारी चीजों में दिक्कत होगा। वेट बियरिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, बॉडी को पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकता। अब जो हमारे हिप जॉइंट है उसमें कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल मींस कवरिंग। ठीक है, लिगामेंट कैप्सूल पाया जाता है, लिगामेंटम टेरस पाया जाता है, जो क्या करता है, हिप जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स से बचाता है। कैप्सूल मींस कवरिंग, हम जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, कवर के अंदर मेडिसिन होता है, उस तरह से इसके पूरा होल जो हमारा जॉइंट है उसको प्रोटेक्शन के लिए, एक बेटर प्रोटेक्शन के लिए आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होता है, कैप्सूल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज कैप्सूल। ठीक है, जिससे ये ज्यादातर स्टेबल रहे। अब हिप जॉइंट्स में कौन कौन से लिगामेंट पाए जाते हैं, इलियोफेमरल लिगामेंट, पिवोफेमरल लिगामेंट और इस्कियोफेमरल लिगामेंट। लिगामेंट का क्या फंक्शन है, सर बोन को बोन को कनेक्ट करता है, बोन बोन को से। बोन bone से, connect. bone to bone connection. बोन टू बोन कनेक्ट करता है। यहाँ पे 3 मेजर लिगामेंट पाया जाता है, आपको एग्जाम में लिखना होगा। डायग्राम में भी देख सकते हैं, इलियोफेमरल लिगामेंट, पिवोफेमरल लिगामेंट। पिवोफेमरल जो पीबीस है और लिगामेंट है दोनों के बीच को जोड़ेगा, इलियोफेमरल लिगामेंट इलियोफेमर को लिंक करेगा। ठीक है, इसको लिंक करेगा। अब बॉडी वेट, इतना बॉडी वेट को बियर करना पड़ेगा। देखिए इस गॉड ने कितना अच्छे से सोच समझ के बनाया कि पूरे बॉडी वेट, मतलब समझ रहे, हमारे हिप से ऊपर लगभग जितना मैक्सिमम बॉडी वेट तो हिप के ऊपर ही होता है हमारे बॉडी का, है ना, तो उसको बियर करने के लिए उसको इतना स्टेबल और स्ट्रांग बनाया गया है, हिप बोन्स को उस टाइप से इतना स्ट्रांग और इस बनाने की कोशिश की।
comes of the gravitational forces passes through the pelvis to the femoral head, whereas the ground reaction force travels of the shaft. तो ये ground reaction force और body weight दोनों को बैलेंस करने के लिए स्टेबिलिटी जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर इसको डिवाइड किया है, फिक्स किया गया है। तो इसमें मैकेनिज्म कैसे लग रहा है उसके देखते हैं। इसमें मोमेंट ऑफ आर्म और टेंसाइल फोर्स दो चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बॉडी वेट है, हमारा पूरा बॉडी वेट है वो किस तरह से पूरा बियर करना पड़ता है हमारे शरीर हिप को और फीमर को। ठीक है, कैसे देखिए इस पूरे बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए इसमें दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट फोर्स लगते हैं। क्या क्या? एक टेंसाइल क्या क्या इंपॉर्टेंट फोर्स है? These two forces nearly parallel and in opposite direction. क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और ये क्या करते हैं जहां पे कपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज कपल ऑफ मोमेंट? देखिए आप लोग आप फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो दिस इज वेरी बैड। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जहां दो फोर्स एक साथ लग रहा हो, ठीक है, और पैरेलल डायरेक्शन में कपल ऑफ मोमेंट बनाते हैं। क्या है इसमें डायग्राम में देखिए, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? फीमर। ठीक है, फीमर। फीमर किसके साथ जुड़ा हुआ है? हेड के साथ जुड़ा है, नेक के थ्रू। तो दोनों, अब ये देखिए दो स्ट्रक्चर, ये दोनों दो, एक हेड है एक ट्रोकेंटर। क्या बताया था हमने? ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो दोनों के बीच में जो एक दूसरे को दूर ले जाने वाला जो टेंसाइल फोर्स लेगा, इसे क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स। एक दूसरे को दूर की ओर ले जाता है, इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। अब दूसरे उसके जस्ट नीचे क्या कैसा फोर्स लगेगा? कंप्रेसिव फोर्स, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए टेंसाइल फोर्स में एंगल ज्यादा है, कंप्रेसिव फोर्स में एंगल कम है। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है लेजर ट्रोकेंटर में, और ग्रेटर ट्रोकेंटर में क्या लगता है? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल, आउटसाइड लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स। और इनसाइड, बोथ डायरेक्शन से इनसाइड को लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये क्या बनाते हैं? कपल ऑफ मोमेंट। दूसरा क्या कपल ऑफ मोमेंट क्या बनाते हैं? मोमेंट ऑफ आर्म के द्वारा जो हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स मैंने क्या बताया था? जो फोर्स ग्राउंड हमें हमारे बॉडी की तरफ लगाता है उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी, हमारी बॉडी की वजह से जो फोर्स लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ, हम अपना वेट लगाते हैं बॉडी की तरफ, अर्थ की तरफ, अर्थ हमें उसी फोर्स से, रिएक्शन फोर्स से अपोजिट की देता है। ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। और दूसरा कौन सा फोर्स है कि हमारा पूरा बॉडी वेट, हेड, आर्म्स और ट्रंक, तीनों का वेट, ये भी एक तरह का फोर्स है। वेट क्या है? एक तरह का फोर्स होता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? मोमेंट ऑफ आर्म। क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ आर्म। ये जो मोमेंट ऑफ आर्म्स है, इसकी वजह से हम चीजों को रोटेट करते हैं, वेट को बियर करते हैं, और दोनों बॉडी फोर्सेस को बैलेंस करता है हमारा मोमेंट ऑफ आर्म। इसलिए फीमर बोन बहुत ही स्ट्रांग होता है। सर ये मोमेंट ऑफ आर्म मतलब एक्चुअली क्या कर रहा है ये मोमेंट ऑफ आर्म? मोमेंट ऑफ आर्म दो, देखिए दो फोर्स, दो कहीं भी दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो मोमेंटम को मेंटेन करता है ना, दोनों के बीच में जो मोमेंटम को बैलेंस करता है उसे मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। एक अगर इस तरह से देखा जाए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, तो एक तरह के से उसको कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन है, दो पैरेलल फोर्स के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है उसे मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। ठीक है, so moment of arm equal to the distance between the superimposed body weight on the femoral head and the ground reaction force of the shaft। ठीक है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और हेड आर्म्स ट्रंक्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, these forces create a bending moment और set a shear force। ये क्या करते हैं? बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और shear force, shear means साइड वाइज लगाने वाला फोर्स अक्रॉस द femoral neck। नेक में क्या करते हैं? femoral फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म, इसे क्या कहते हैं? ट्रेबेकुलर सिस्टम।
कैसा सिस्टम होता है बोन्स में? ट्रेबुकुलर सिस्टम होता है। ट्रेबुकुलर मतलब अलग अलग जोन वाइज एरिया बटा होता है। क्या क्या नाम है? अलग अलग सिस्टम। हमने तो बता रखा था, ये ट्रोकेंटर है, ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लेजर ट्रोकेंटर। ठीक है, अब इस एरियाज में अलग अलग हर एक का स्ट्रक्चर है। जोन ऑफ वीकनेस, इसमें जोन ऑफ वीकनेस मतलब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, इलास्टिक हो कह सकते हैं, हल्का सा, है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला होगा? जिसमें पूरे बॉडी वेट क्रिएट करनी पड़ती है। क्या? लैटरल टेंसाइल सिस्टम। ये सेकेंडरी कंप्रहेंसिव सिस्टम जिसमें लग रहा है, सेकेंडरी टेंसाइल सिस्टम लग रहा है इसमें स्ट्रेचिंग का। तो ये अलग अलग फोर्सेस, कंप्रहेंसिव फोर्स और कहाँ लगता है? यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर। सो द मीडियल और प्रिंसिपल कंप्रहेंसिव ट्रेबुकुलर सिस्टम लगता है, लैटरल और प्रिंसिपल टेंसाइल फोर्स लगता है इसमें, है, और एसेसरी ट्रेबुकुलर सिस्टम प्लस सेकेंडरी फोर्सेस लगते हैं। और इसमें जोन ऑफ वीकनेस होता है, उस बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस कहाँ होते हैं? जोन ऑफ वीकनेस में। ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में और ध्यान से देखा जाए, द फोर्सेस ऑफ हेड, कौन कौन से फोर्सेस हैं? द फोर्सेस ऑफ हेड आर्मस्ट्रॉन्ग and the ground reaction force that act on the articular surface of the hip joints and on the femur head and neck also act on the femoral shaft. तो जो हमारा फोर्सेस है, जो हमारा फोर्स लेफ्ट लेग राइट लेग दोनों में इक्वली लगता है। हेड आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फोर्सेस है, जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए जब भी खड़ा होना चाहिए हमें, जब भी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हों तो ये दोनों पैरों में इक्वल वेट देना चाहिए, यानी कि एक पैर में ज्यादा दे दिया, एक में कम दे दिया, तो डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। इसलिए योगिक प्रैक्टिस के दौरान भी काउंटर पोज करते हैं। अगर एक पैर से आपने वृक्षासन किया तो दूसरे पैर से भी वृक्षासन करना बहुत जरूरी है। दोनों पूरे बॉडी वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। कौन किस किस फोर्स से बैलेंस होता है? ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और पूरा बॉडी वेट का। सो ये साइड में कौन सा फोर्स लग रहा था उसमें, जो डबल एरो से अपोजिट एरो दिखा रखा है, इन साइड में जो लग रहा है ये देखो अपोजिट लग रहा है? कंप्रेहेंसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? कंप्रेहेंसिव। कंप्रेसिव। किसकी वजह से लग रहा है? ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से Ground reaction force. और हेड आर्मस्ट्रॉन्ग की वजह से। और दूसरा अपोजिट में क्या होता है? टेंसाइल ग्राउंड Tensile रिएक्शन, force. तो ग्राउंड Tensile रिएक्शन तो HAT के अपोजिट में लग रहा है ना, रिएक्शन फोर्स से तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो टेंसाइल फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है? इस मोमेंटम एंगल की वजह से। ये देखिए, ये ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा ये इस शेप का है ना। और ये जो ये बाहर वाला शेप है वो कैसा? कनकेव शेप का, अंदर वाला कन्वेक्स, अंदर वाला कनकेव, बाहर वाला कन्वेक्स। तो फोर्सेस बाहर क्यों लग रहे हैं और इसमें इनसाइड क्यों लग रहा है? ठीक है, ये बाहर की ओर क्या होता है? थोड़ा सा एंगल बना होता है, टिल्टेड होता है, इसलिए बाहर की ओर क्या होगा? टेंसाइल फोर्स, और इनसाइड की ओर कंप्रेहेंसिव फोर्स। तो एग्जाम में आपको डायग्राम के साथ ऐसे बताना होगा। ठीक है, सॉरी डायग्राम बनाना पड़ेगा पेल्विस का पूरा डायग्राम। एक आपको मैंने पहले बताया था ना, आपको पतंजलि वाले बताया था कि हर एग्जाम में कहे या ना कहे, कोई भी क्वेश्चन आए डायग्राम बनाना ही बनाना है और लेवल करना है उसको। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? रेंज ऑफ द पैसिव जॉइंट टिपिकल ऑफ द हिप जॉइंट क्या क्या होता है? फ्लेक्शन 90 डिग्री हो सकता है, और कितना तक एक्सटेंड कर सकता है? नी तक एक्सटेंड कर सकता है इसका फ्लेक्शन 120 डिग्री व्हेन द नी इज फ्लेक्स्ड। ठीक है, जब फ्लेक्शन 90 डिग्री तब होगा जब नी का एक्सटेंशन होगा, और 120 डिग्री तब हो जाएगा फ्लेक्शन जब एक्सटेंशन जब नी फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, फ्लेक्शन 90 डिग्री होगा जब नी का हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, और 120 डिग्री फ्लेक्शन हो सकता है जब नी का हम फ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, हिप का एक्सटेंशन 10 से 20 डिग्री ज्यादा नहीं होता है, याद रखना, आपको एग्जाम में लिखना होगा ये डिग्री। अबडक्शन कितना हो सकता है? 45 टू 50 डिग्री। एडक्शन कितना हो सकता है? 20 टू 30 डिग्री। और मेडियन एंड लैटरल रोटेशन क्या हो सकता है? 40 टू 50 डिग्री। हमने तीन ही तरह का मूवमेंट्स देखा है ना, इसमें तीन तरह का मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल या लैटरल, मेडियल या लैटरल रोटेशन हो सकता है। तो इस एंगल को याद रखना।
और कौन कौन से मसल्स इसमें हेलो सर। जी सर पिछले स्लाइड में एक बार दिखाइए सर। सर इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री कौन से जॉइंट में हो रहा है? ये हिप जॉइंट से लिया जा रहा है, ठीक है। हिप जॉइंट में फ्लेक्शन जो है 90 डिग्री हो सकता है अगर हम नी को एक्सटेंड करके रख रहे हैं। नी का जब एक्सटेंशन हो रहा उस समय हिप में 90 डिग्री तक फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जब हम नी को फ्लैक्स करते हैं तो जो हमारा हिप में जो फ्लेक्शन हो सकता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। सर मतलब हमारा पैर पूरा सीधा है तब अगर एक्सटेंड मींस पैर एक्सटेंशन मींस नी शुड बी स्ट्रेट, एक्सटेंशन नी का एक्सटेंशन है और फ्लेक्शन मींस नी का बेंडिंग है, जी सर। एंगल तो इंक्रीज होगा। ये मेरी बात। ये हिप का एक्सटेंशन 10 डिग्री टू 20 डिग्री, अबडक्शन 45 टू 50 डिग्री हो सकता है। जो हिप का ये किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम, हिप जॉइंट्स की, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने हमेशा डिस्कशन किया है कि जब भी हम एंगल को लेते हैं, कहीं भी मूवमेंट्स देखते हैं तो किस आधार पे देखते हैं, हम रेफरेंस बेस लेते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहाँ पे रेफरेंस किसका लिया, नी का। नी को जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, नी को जब फ्लेक्शन करेंगे तब क्या कंडीशन होगी। तो फिर अगर नी हमारा सीधा है तो पैर का तो हम 90 डिग्री से भी ज्यादा फ्लेक्शन कर सकते हैं। सामने जब वो लेंगे ना एग्जाम उसमें बताऊंगा, ठीक है। कि आप फिर आपका चेक करके बताएंगे मशीन से कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते, ठीक है। अब हिप जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हिप जॉइंट का मसल्स कौन कौन से, हिप जॉइंट में कौन कौन से मसल्स हैं मूवमेंट्स में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन कौन सा मसल्स फ्लेक्शन में हेल्प करता है, फ्लेक्शन में स्वास मेजर, ठीक है, इलियकस असिस्टेड बाय रेक्टस फेमोरस एंड सार्टोरियस मसल्स। ये क्या करते हैं, इन सारे मसल फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, जबकि एडक्टर लॉन्गस असिस्ट इन अर्ली फ्लेक्शन फॉलोइंग फुल एक्सटेंशन। तो एडक्टर आपको पहले फ्लेक्शन कराता है फिर धीरे धीरे एक्सटेंशन में हेल्प कराता है। एडक्टर लॉन्गस असिस्ट इन अर्ली फ्लेक्शन, पहले फ्लेक्शन में हल्का मदद करते, जब उसे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फुल एक्सटेंशन में हेल्प करता है। एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स भी मदद करता है, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूटियस मैक्सिमस भी और हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। अबडक्शन ग्लूटियस मिडिमस और मिनिमस, दोनों चीजें हेल्प करती है, ठीक है। तो ग्लूटियस मिडिमस भी है, ग्लूटियस मिडिमस अबडक्शन में हेल्प करता है। और इसके और असिस्ट, इसके हेल्पर मसल्स कौन कौन से हैं, सार्टोरियस, टेंसार फेसाई, लेटाई एंड पिरिफॉर्मिस। ये क्या है, अबडक्शन में हेल्प करते हैं। सो एक्शन इज लिमिटेड बाय एडक्टर, एडक्टर मसल्स क्या करता है, लिमिट करता है पिवोफिमरल लिगामेंट, मेडियल बैंड और इलियोफिमरल लिगामेंट। ये क्या करता है, इसको मूवमेंट्स को लिमिट करता है। तो एक मसल्स क्या हमने पढ़ा हुआ है, एक मसल एगोनिस्ट होता है तो दूसरा एंटागोनिस्ट होता है, एक हेल्प करेगा तो दूसरा उसे अपोज करेगा। जैसे एक बाइसेप्स है तो दूसरा ट्राइसेप्स उसके साथ लगा हुआ है, तो हर जगह ये कंडीशंस होती है। तो इस तरह एडक्शन में भी लॉन्गस मसल्स है, लेटरल रोटेशन में पिरिफॉरिस है और चेचर है, असिस्टेड बाय ग्लूटियस मैक्सिमस। मीडियल रोटेशन में कौन मदद करता है, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। तो पिरिफॉर्मिस मसल्स क्या किसमें हेल्प करता है, लेटरल रोटेटर में, ठीक है, लेटरल रोटेटर एट जीरो ऑफ हिप फ्लेक्शन। अब मीडियल रोटेटर में भी 90 डिग्री तक फ्लेक्शन के साथ रोटेशन में हेल्प करता है हिप के फ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये मोशंस हम कल देखेंगे, आज यहीं तक डिस्कशन करते हैं। सर इसमें फोर्सेस में बस उतना ही पढ़ना है जो आपने बताया था, JRF फुट टेंसाइल फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, हाँ, और फीमर में ही लगता है और बस। बहुत जो हमारे मैकेनिकल फोर्सेस हैं उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्या क्या हमारा फोर्सेस हैं,